हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हम सारे क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने इस चैप्टर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी करी है, उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपको किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में भी एंड ब्लैंक्स की फॉर्म में भी। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द बेस्टील हेटेड बाय ऑल? जो वहां की फोर्ट्रेस प्रिजन थी बेस्टाइल, उसे सभी हेट क्यों करते थे? बिकॉज द बेस्टाइल स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये किसके लिए स्टैंड करती थी? जो किंग की पावर थी, डिस्पोटिक पावर। डिस्पोटिक पावर मीन्स जो सिंगल हाथ में कंसंट्रेशन थी पावर की। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इन प्रैक्टिस इन फ्रांस इन 1789? कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जो फ्रांस में थी उस टाइम में 1789 में? मोनार्की, दैट मीन्स जो राजे महाराजों का रूल चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रेक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रेक कब हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन? इन द मॉर्निंग ऑन 14 जुलाई 1789। Fourth question, who stormed the Bastille, the fortress prison, during the last years of 18th century? किन्होंने बिस्टाइल के ऊपर अटैक कर दिया था, जो फोर्ट्रेस प्रिजन थी? On the morning of 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई को जो लोग थे पेरिस के, उन्होंने बिस्टाइल के ऊपर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल डेमोलिश्ड बाय द पीपल? सेम डेट आ गई कि कब उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन के ऊपर अटैक करा था, कभी उसके खत्म कर दिया था बेस्टाइल को। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल। फर्स्ट पॉइंट, बेस्टाइल वाज द सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी, दैट मीन्स कि सिंगल हाथ में कंसंट्रेशन थी, वन पर्सन के पास सारी पावर थी। बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सभी लोग बेस्टाइल को हेट करते थे क्योंकि ये किंग की डिस्पोटिक पावर को क्या करती थी? रिप्रेजेंट करती थी। नेक्स्ट, द डेमोलिशन ऑफ फोर्ट्रेस प्रिजन, जब इसे खत्म करा गया फोर्ट्रेस प्रिजन को, क्या सिंबल, इससे क्या सिंबल मिला कि किसका एरा खत्म हो गया? जो किंग की डिस्पोटिक पावर थी अभी वो खत्म हो गई थी। नाउ जो सारी इवेंट्स आ गई, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ 14 जुलाई 1789, जो भी इवेंट्स हुई थी, जहां फिर डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 इन फ्रांस। ये क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है मोल्ड होके, इसीलिए ये और डाली हुई है। तो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट आ गया, द सिटी ऑफ पेरिस वाज अलार्म्ड इन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। जो सिटी थी पेरिस, वो बहुत ही ज्यादा खतरे में थी 14 जुलाई 1789 को। उसके बाद क्या हुआ, जो किंग था उसने कमांड दी थी अपने ट्रूप्स को, जो फौज के ग्रुप्स थे, कि आप सिटी में मूव हो जाओ। और र्यूमर्स स्प्रेड होनी स्टार्ट होगी, मतलब अब अफवाहें फैलनी स्टार्ट होगी कि किंग ने आर्मी को क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया कि आप फायरिंग करो सिटीजन्स के ऊपर, मतलब गोलीबारी करो, उन्होंने मार दो। तो उसके बाद 7,000 के जो नियर अबाउट जो मैन एंड वुमेन थे वो इकट्ठे होके उन्होंने क्या करा था, टाउन हॉल में वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अब एक क्या बनाया था, पीपल्स मिलिशिया। पीपल्स मिलिशिया, यहाँ पे हमारा ये रह गया ये क्वेश्चन। पीपल्स मिलिशिया था, ये एक आर्मी होती थी कॉमन मैन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीपल्स मिलिशिया का मीनिंग क्या है। पीपल्स मिलिशिया मीन्स एन आर्मी ऑफ कॉमन मैन। आम लोगों की जो आर्मी होती है उसे क्या कहते हैं? पीपल्स मिलिशिया। तो जब वो इकट्ठे हुए थे टाउन हॉल में तो उन्होंने जाके पीपल्स मिलिशिया बनाया था और उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक कर दिया। किसी के लिए? क्योंकि उन्हें होप थी कि वहां पे उन्हें क्या मिलेंगे, काफी सारे आर्म्स, मतलब उन्हें काफी हथियार मिल सकते हैं। फाइनली 700 पीपल के नियर अबाउट, सेवरल हंड्रेड जो पीपल थे, उन्होंने मार्च करके, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी था जो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करा, जो वहां की फोर्ट्रेस प्रिजन थी बेस्टाइल, उसके ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हमारे इंट्रोडक्शन में जो बन रहे थे। तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो उस टाइम ये फर्स्ट इसका ये क्वेश्चन आ गया, इन हाउ मेनी स्टेट्स वाज द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इन द लेट 18th सेंचुरी? तो उस टाइम पे जो फ्रांस सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में जो डिवाइडेड थी। कौन कौन सी वो स्टेट्स थी? 3 स्टेट्स नेमली कौन है? फर्स्ट स्टेट थी क्लेरगी, जो फर्स्ट स्टेट थी
क्लर्गी हो गया, सेकंड होगी नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे, स्मॉल बिजनेसमैन, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, आर्टिजन्स, और भी एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको कोई भी पूछा जा सकता है कि आप 2 क्लासेस या 3 क्लासेस लिखो जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी, इसमें स्मॉल बिजनेसमैन, पीजेंट्स, आप कोई भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच डायनेस्टी वाज लुई 16 रिलेटेड, कि लुई 16 जो वहां का किंग था, जो हमने डिस्पोटिक पावर की यहाँ पे डिस्कशन करी थी कि जो लुई 16 था, जो वहां का किंग था फ्रांस का, वो कौन सी डायनेस्टी या फिर फैमिली से बिलोंग करता था। लुई 16 करता था बिलोंग बर्बन फैमिली से। नेक्स्ट आ गया, नेम द राइटर हु प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कौन सा वो राइटर था जो या फिर फिलोसफर था जिसने डिवीजन ऑफ पावर की बात करी थी कि गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड होना चाहिए, जैसे अभी भी हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें आ गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। किसने करा था इसे डिस्कस, मोंटेस्क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक्स भी जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आ गया, व्हाट वर टिप्स एंड टेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टैक्सेस जो वहां की टैक्सेशन पॉलिसी थी, जो टैक्सेस लगाए जाते थे थर्ड स्टेट के ऊपर, इसमें सबसे पहले आ गया टिप्स। ये किसके द्वारा कलेक्ट करा जाता था, चर्च के द्वारा, और किससे कलेक्ट करते थे, फ्रांस के जो पीजेंट्स थे, जो गरीब पीजेंट्स थे, उनसे कलेक्ट करा जाता था। टेल आ गया, जो डायरेक्टली किसको पे करा जाता था, स्टेट को पे करा जाता था। और भी जो टैक्स लगते थे, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे, जिसमें इसमें आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन टिप्स एंड रिटेल। टिप्स मींस जो चर्च डायरेक्टली किससे कलेक्ट करती थी, फ्रांस के जो पीजेंट्स थे, मजदूर थे, और टेल जो डायरेक्टली स्टेट क्या करती थी, स्टेट कलेक्ट करती थी, उसे पे करना पड़ता था। नेक्स्ट, हु रिफ्यूटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, कि किसने रिफ्यूट करा था, कि जो इसे गलत ठुकराया था कि जो डिवीजन चल रही है फ्रांस की सोसाइटी में, कि सिर्फ मोनार्क के पास ही एब्सोल्यूट राइट होगा, उनके पास ही जो स्पेशल प्रिविलेज, ऐसा किसने कहा, क्यों ऐसा है, मतलब कि वो इसके खिलाफ थे। जो किसने ये रिफ्यूट करा था, जॉन लॉक, इनकी बुक भी है, जैसे टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट आ गया वही टैक्सेस सिस्टम जो वहां का टिथ, या आपको ऐसे क्वेश्चन भी मोल्ड होके आ सकता है ये, टिथ वाज द टैक्स लिवाइड वाया चर्च, जो चर्च के द्वारा कलेक्ट करा जाता था पीजेंट से। ये भी आपको, अगर आपको डेफिनेशन भी आती है टिथ्स की, आप वहां पे भी ये लाइन को जरूर मेंशन करना कि ये है क्या थी, जो 1/10 जो मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उनकी होती थी, उनको उसका 1/10 जो हिस्सा होता था वो चर्च को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही अभी मैंने डिस्कस करा कि जैसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जॉन लॉक की इंपॉर्टेंट बुक कौन सी थी, तो तब आप लिखोगे टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। और अगर आपको पूछा जाता है कि टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी किसने थी, जॉन लॉक ने, आपको कैसे भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नाइन्थ क्वेश्चन, हु इंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस बाय बर्थ इन द फ्रेंच सोसाइटी, कौन इंजॉय करते थे, सर्टन प्रिविलेजेस मींस कहते थे कि हमारे पास तो जन्म से ये अधिकार है, जन्म से हमें ये स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। कौन इंजॉय करते थे, जो फ्रांस सोसाइटी की ऐसी डिवीजन हुई हुई थी लेट 18th सेंचुरी में, जो मेंबर्स थे फर्स्ट एंड टू सेकेंड स्टेट के, वो उनके पास स्पेशल जो प्रिविलेजेस थे, जो कहते थे कि हमें बर्थ से मिले हुए हैं, क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। नेक्स्ट, नेम द टैक्स विच वाज पेड डायरेक्टली टू द स्टेट इन फ्रांस, वही कि कौन सा टैक्स जो स्टेट को डायरेक्टली पे करना पड़ता था, दैट इज द टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द स्पिरिट ऑफ द लॉज, किसने लिखी थी ये बुक, मोंटेस्क्यू ने। ये क्वेश्चन मोंटेस्क्यू के ऊपर आपको ये भी आ सकता है कि गवर्नमेंट की डिवीजन ऑफ पावर्स की बात किसने करी थी, मोंटेस्क्यू ने। उसकी बुक या फिर मोंटेस्क्यू की बुक कौन सी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी थी, राइटर कौन था, मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ विच सोशल ग्रुप्स इन फ्रांस, 18th सेंचुरी में कौन से एक न्यू सोशल ग्रुप की इमर्जेंस हुई थी, दैट इज द मिडिल क्लास ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही आ गया कि डिवीजन ऑफ पावर की बात किसने किस बुक में करी गई थी, डिवीजन ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज, मोंटेस्क्यू की बुक। नेक्स्ट आगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फ्रांस दैट लेड टू द रेवोल्यूशन, कौन सी वो इकोनॉमिक कंडीशंस थी फ्रांस की जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुई थी। तो इसमें आ गया लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, जो इतने टाइम तक जो वॉर चली थी
फ्रांस में और ब्रिटेन के बीच में, और उसके बहुत सारे जो एक्स्ट्रावेगेंट मतलब कि खर्च थे बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस के वो ड्रेन हो चुके थे। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट की टैक्सेस जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसे टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए फोर्स करा जाता था। फ्रेंच गवर्नमेंट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। थर्ड, मोरओवर द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी और सिर्फ थर्ड स्टेट को टैक्सेस पे करने पड़ते थे। और जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो रैपिडली ग्रो कर रही थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थोड़े से सालों में ग्रो हो चुकी थी जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। और जो प्राइजेस थे एसेंशियल थिंग्स के, जितनी भी जरूरी चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जो वेजेस थे मतलब कि लोगों की जो इनकम थी वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी, जिसकी वजह से क्या आ गया था वहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जो ये हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस को। नेक्स्ट, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन फ्रांस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एनवेजिज्ड एन एंड टू प्रिविलेजेस। कि कैसे जब ग्रोइंग मिडिल क्लास, जब मिडिल क्लास की इमर्जेंस हुई तो उस टाइम में 18th सेंचुरी में कि जो प्रिविलेजेस अभी तक चल रहे थे, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास जो वो क्लेम करते थे कि हमारे पास जो स्पेशल राइट्स हैं जो हमें बर्थ से मिले वो अभी खत्म हुए, कैसे हुए थे। जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में भी पूरा प्रॉपर डिस्कस करा था कि पहले भी भले उन्होंने काफी सारे रिवॉल्ट करे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। अभी 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जब मिडिल क्लास ग्रो हुई तो उसकी वजह से जो हायर क्लासेस के पास जो प्रिविलेजेस थे वो खत्म होने स्टार्ट हुए। क्योंकि इस इरा में क्या हुआ था, जो सोशल ग्रुप्स थे मिडिल क्लास वाले, उनके जैसे इनमें जो काफी एजुकेटेड थे, जैसे स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, वो काफी एजुकेटेड थे। और साथ साथ में उनका ये बिलीव था कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, कि वो कहते थे कि सोसाइटी में अगर प्रिविलेजेस मिलने हैं तो वो मेरिट के बेस पे मिलने चाहिए, कि सोशल जो सोसाइटी में पोजीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, किसके ऊपर, मेरिट के बेस के ऊपर, ना कि किसके बेस के ऊपर, जो प्रिविलेजेस उन्हें जन्म के ऊपर मिले हुए थे। ना वो पढ़े लिखे थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाले, तो लेकिन फिर भी उनके पास स्पेशल राइट्स थे। तो अभी ये वाले जो आइडियाज थे वो क्या बात करते थे कि फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोई उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी कास्ट के बेस के ऊपर या फिर किसी क्रीड के बेस के ऊपर। ना वो जो गवर्नमेंट थी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये फिलोसफर्स की बात भी आप इसमें कर सकते हो, जो फिलोसफर, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो फिलोसफर्स हम तीनों अभी डिस्कस करके हटे हैं, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक एंड रूसो, ठीक है। तो आप ये सब कि उन्होंने भी, क्योंकि वो भी काफी एजुकेटेड थे, उन्होंने भी लोगों के बीच में काफी कॉन्शियसनेस फैलाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द टैक्सेशन पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो टैक्स सिस्टम था वहां का, आप इसमें सारे टैक्सेस डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि टैक्स सिस्टम में क्या था, जो टैक्सेशन पॉलिसी थी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को कोई टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता था, सिर्फ सेकंड थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वही कर क्या करते थे, टैक्सेस को पे करते थे। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट नॉबिलिटी वो उन्हें क्या था, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, जबकि दूसरी साइड पे जो पीजेंट्स थे उन्हें डबल डबल टैक्स पे करने पड़ते थे। टैक्स आ गया जो चर्च को, और जो टेल था वो डायरेक्टली स्टेट को। इसकी वजह से जो उस टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये भी एक मेन रीजन बना था। नेक्स्ट आ गया सबसिस्टेंस क्राइसिस, कि कौन सी ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से वहां पे ये सिचुएशन बन गई थी सबसिस्टेंस क्राइसिस की। ओल्ड रिजीम में, ओल्ड रिजीम का मीनिंग जो वहां का पुराना सिस्टम था। जहाँ फिर नेक्स्ट आ गया कि सबसिस्टेंस क्राइसिस का मीनिंग क्या था, ये फ्रांस में क्यों आया था, क्यों। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन होगी, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो लोगों के बेसिक मीन्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मतलब कि उनकी जो हर डेली की ज़रूरतें हैं वो भी नहीं पूरी होती, उनकी हर रोज की लाइफ बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ था।
तो अभी जो लुई 16 था उसने क्या करा था, जो हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में तकरीबन डिस्कस करा कि थर्ड स्टेट कोई सारे जो लुई 16 ने जो टैक्सेस इंक्रीज करे थे, जो लगाए थे, वो सिर्फ थर्ड स्टेट को पे करने पड़ते थे और इसकी वजह से, लेकिन साथ साथ में उनके और भी बहुत ज़्यादा खर्च थे। जैसे पहले भी एम्प्टी ट्रेजरी थी जब लुई 16 गद्दी पे भी बैठा था, जहाँ फिर एक्स्ट्रा वैकेंट जो खर्चे थे, लेकिन अभी साथ साथ में और भी डेली के भी उनके रोज के बहुत सारे एक्सपेंसिव थे, जैसे आर्मी का खर्च हो गया, कोर्ट का खर्च हो गया। तो साथ में जो पॉपुलेशन थी वो भी ज़्यादा इंक्रीज होगी थी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी थी इसमें 23 मिलियन से 28 मिलियन तक। उसकी वजह से फूड ग्रेन्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जो सप्लाई थी वो ज़्यादा नहीं थी। तो इसकी वजह से जो प्राइजेस थे ब्रेड के वो काफ़ी इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए, ग्रेन्स की जो कमी होगी, और जो ब्रेड थी वो मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी वहाँ की, वो उनकी स्टेपल डाइट थी, लेकिन वो उनको ग्रेन्स नहीं मिल रहे थे। इसकी वजह से जो मोस्ट वर्कर्स थे, जैसे लेबर्स हो गए, उनकी जो प्राइजेस वेजेस थे, मतलब उनकी इनकम थी वो तो फिक्स थी, लेकिन जो प्राइजेस थे वो बढ़ रहे थे ब्रेड के। इसकी वजह से जो ऊपर से क्या हो गया, जो क्रॉप्स थी उन बैड हार्वेस्टिंग, मतलब कि वो सारी क्रॉप्स खराब होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि वहां पे ये इसके काफी जैसे गड़े वगैरह पड़ गए, ठीक है, हिल्स के कारण। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। जो ड्रॉट एंड हेल की वजह से उनकी जो क्रॉप्स खराब हो चुकी थी, तो जो बेकर्स थे, प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण, राइज होने के कारण, बेकर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बेकर्स ने अपने पास उन जो ग्रेन्स थे स्टोर करके रखने स्टार्ट कर दी, स्टोर करने स्टार्ट कर लिए, उनको बहुत ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर बेचना स्टार्ट कर दिया। तो बैड हार्वेस्टिंग के कारण, स्केट जो ग्रेन्स की कमी के कारण वहाँ पे फूड राइट्स होने स्टार्ट हो गए, फूड राइट्स मीन्स वहाँ पे दंगे होने स्टार्ट हो गए, प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज हो गए, लोग इसमें मरने स्टार्ट हो गए, महामारी फैलनी स्टार्ट होगी वहां पे, एपिडेमिक्स। तो इस ये पूरी कंडीशन थी सबसिस्टेंस क्राइसिस की। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लासेस के बारे में हमने लिखना है कि मिडिल, अभी भी हम डिस्कस करके आए हैं मिडिल क्लासेस के बारे में कि कौन सा सोशल ग्रुप था। ये वेल्थियर पीपल थे थर्ड स्टेट के, कि आपको मिडिल क्लासेस पूछा जा सकता है कि वो ऐसा सोशल ग्रुप था जो उस टाइम में इमर्ज हुआ था, जो वेल्थियर पीपल थे थर्ड स्टेट के, जो ओवरसीज ट्रेड करा करते थे, मतलब कि दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करा करते थे और गुड्स को क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे। इसमें पढ़े लिखे लोग भी होते थे, प्रोफेशनल जैसे लॉयर हो गए, वो काफी एजुकेटेड थे और वो बिलीव करते थे कि किसी भी पास कोई बर्थ से कोई प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, मेरिट के बेस के ऊपर सारे पोजीशंस होनी चाहिए सोसाइटी में, और वो बिलीव करते थे कि हर एक के पास फ्रीडम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, रोल ऑफ फिलोसफर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिलोसफर्स का रोल कौन सा कैसा था। जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, उन्होंने कौन सा रोल प्ले करा था, उनकी थिंकिंग ने कैसे फ्रांस के लोगों की, जो फिलोसफर्स ने थिंकिंग को कैसे चेंज करा, फ्रांस के लोगों कैसे उनको कॉन्शियस करा, कैसे अवेयरनेस लेकर आए। फर्स्ट इसमें जो थ्री मेन फिलोसफर्स हैं, इसमें सबसे पहले जॉन लॉक आ गए, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने जो डिवाइन एंड ऑब्सोल्यूट राइट्स ऑफ रूलर थे, मतलब मोनार्की को, इसमें मोनार्की के खिलाफ लिखा था। फिर जो रूसो थे, उन्होंने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा था कि जो वो कहते थे कि जो आइडिया है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक वे से सोचते थे। तो मोंटेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा था कि जो डिवीजन है वो थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होनी चाहिए, गवर्नमेंट की, एक के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, एक लॉ बनाएगा तो दूसरा इम्प्लीमेंट करेगा। तो नेक्स्ट थर्ड जो जस्टिस के लिए जुडिशरी, ये हमारे जो थ्री मेन ऑर्गन है। फोर्थ आ गया जो फिलोसफर्स थे, वो कहते थे कि सोसाइटी किसके बेस के ऊपर होनी चाहिए, सोसाइटी फ्रीडम के बेस के ऊपर, इक्वल लॉस के बेस के ऊपर। तो ये बाद में सारी चीजें जो ओवरऑल फ्रांस में हर जगह पे क्या होने स्टार्ट होगी, डिस्कस होनी स्टार्ट होगी, और सभी इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हुए थे।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, हाउ वाज द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रांस सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, कि कैसा वहां पे जो डिवीजन थी फ्रेंच सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करा जाता था, ठीक है, जहाँ फिर कॉम्पोजिशन कैसा था लेट 18th सेंचुरी में। तो इसमें इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी जो फ्रांस की सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। क्लैरिगी हो गया, नॉबिलिटी, फर्स्ट 2 स्टेट्स जिनके पास स्पेशल राइट्स थे, थर्ड वाले आगे जैसे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, भले वो एजुकेटेड थे, ठीक है। थर्ड स्टेट में जो थर्ड स्टेट भी आगे 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी ना, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले जो पढ़े लिखे थे, जो थोड़े बहुत वेल्थियर पीपल भी थे, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और वो उनके पास खुद की जमीन भी नहीं थी, वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते थे। तो नेक्स्ट आ गया जो पीजेंट्स वगैरह सारे इसमें आ जाते थे थर्ड स्टेट में, जो ज़्यादा मतलब कि प्रॉस्पेरस नहीं थे, ठीक है। तो नेक्स्ट द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स एंजॉयड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसमें आप टैक्सेशन जो पॉलिसी थी वो भी सारी चीजें आप इसमें डिस्कस कर सकते हो जब आपको कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा जाए कि उस टाइम में फ्रांस की सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रांस सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, और ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यही आपने चीजें बतानी है कि फ्रांस की सोसाइटी में कैसे वो 3 स्टेट्स डिवाइडेड थी और मिडिल क्लासेस वालों ने फिर क्या करना स्टार्ट करा, कैसे उन पर विलेजेस को खत्म करा। वो क्या कहते थे कि वो जो प्रॉस्पेरस पीपल थे, जहाँ फिर वेल्थियर पीपल थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने अपने वो क्या बिलीव करते थे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। तो नेक्स्ट जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, जो उन्होंने मेन फिलोसफर्स ने अपना रोल प्ले करा था। तो हमारा लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाई डिड किंग लुइस 16 कंक्लूड टू इंक्रीज टैक्सेस, क्यों टैक्सेस को इंक्रीज करने की उसने बात करी थी, क्यों टैक्सेस को इंक्रीज करा था, रीजंस बताने हैं। कि फिर इसमें क्या हुआ था, जब वो गद्दी पे बैठा था तो उस टाइम पे जो ट्रेजरी थी, खजाना था, बिल्कुल खाली था। इतनी ज़्यादा जो वॉर्स चली थी इसकी वजह से, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स की वजह से जो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो चुके थे। बाकी जो वहाँ का पैलेस था वर्साइल्स, उसे मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा चला जाता था, उसका काफ़ी खर्च था, और उसकी आर्मी का भी काफ़ी ज़्यादा खर्च था। और जो 13 कॉलोनीज थी उनको भी इंडिपेंडेंट करवाया था ब्रिटेन ने। तो इसकी वजह से जो उन्हें बिलियन ऑफ जो लीवर्स थे, वहाँ की जो करेंसी होगी, लीवर्स मींस उन्हें उधार भी लेना पड़ा था, पहले भी उनके सिर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज था मतलब। तो जो लैंडर्स थे अभी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया था लोन्स के ऊपर, तो जो पेमेंट थी इंटरेस्टेड की वो तो इसकी वजह से फिर भी जो टैक्सेस उन्होंने बढ़ाए भी थे, जो इसकी वजह से भी उनका जो रेगुलर एक्सपेंसिव्स थे, क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा खर्च थे हर रोज के, फिर भी उनको जो रेगुलर एक्सपेंसेस को वो पूरा नहीं कर पाते थे। तो इन सारी कंडीशन की वजह से जो लुई 16 था उसे क्या करना पड़ा था, टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ा था। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।